अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से .com बूम आया उसी तरह NFT बूम आया। हम .com बूम से भी नहीं कमा सके, लेकिन उसके बारे में तो ये कहा जा सकता है कि हमारे बचपन या लड़कपन की कहानी है। NFT बूम तो अभी साल भी नहीं हुआ। और मुनीर नियाज़ी की जो नज़्म है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, मुझे लगता है कि वो मेरे पे ही लिखी गई है। खैर कुछ अरसे वो नज़्म काम भी आई। मेरी गर्लफ्रेंड जब भी ब्रेकअप हो जाता था मेरा, तो मैं उसको ये सुनाता था। कई दफ़ा वो वापस आ गई। फिर एक दिन उसने कहा कि कुछ नवी शय लब के लिया, फिर मुझे उससे शादी करनी पड़ गई। तो इस सैड स्टोरी के साथ जरीर NFTs, मेरी तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी इनसे। मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अपने गाने उस पे बेचने थे। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं इनकलाबी हुआ करता था, तो वो जो ज़मीर ख़रीदने वाले होते हैं वो मेरे पास आए, और मैं प्रैग्मेटिक भी था साथ में। तो मुझे ये पता था कि एक दिन तो मैंने इसको बेचना ही है। ज़मीर को मतलब पास पड़ा मेरे, क्या कर रहा है, घर रख के क्या करना। बिल्कुल। तो लेकिन मैंने सोचा कि ना मैं अभी ज़रा रेट बढ़वाता हूँ अपना। तो अब मसला ये है कि वो कहते हैं कि स्टिक कैरेट तो हमारे पास अपने लिए भी नहीं है, तो ए स्टिक है जो तुसी लेनी है। तो कहीं NFT के मामले में भी ये तो नहीं हुआ कि मैंने बहुत ही ज़्यादा देर कर दी है? यहाँ तो स्टिक भी नहीं है। ये शायद अच्छी बात है कि स्टिक नहीं है। तो वहाँ आपने क्या ज़मीर बेचा, फिर मतलब स्टिक पे दे दिया? वो तो रोज दे रहे हैं। हाँ नहीं, तल्ख हकीकतों से बाहर निकल के हम थोड़ी कम तल्ख हकीकतों की तरफ आ जाते हैं। हाँ नहीं, NFT में आपने बेशक बहुत देर कर दी है। मतलब वो एक माहौल बना था स्नेक ऑयल बेचने का, उसमें लोगों ने पार्टियां की हैं, बांदरों की तस्वीरें बना बना के और मसा सी चेंज कर करके उन्होंने हज़ारों डॉलर्स की बेची हैं ईच, और बेच के निकल गए हैं। और कई कई तो लाखों में भी गई हैं, और बड़े बड़े स्टार्स ने भी खरीदी है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी जलील हुए हैं इसके पीछे। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्होंने खरीदी हैं या जिन्होंने बेची हैं बेसिकली उन पे कोई नैब केस खुल जाए? नहीं भाई, जो वो ये बायर्स बीवेयर वाले मोड पे बेचती हैं, अब बाद में आपने एक स्पेकुलेटिव चीज़ खरीदी थी, वो आपने 2 लाख की ली थी, अब वो $20 की है, तो इसमें बेचने वाले का क्या कसूर है? और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, असल में ऐसे हुआ है कई केसेस में। $20 तो नहीं, लेकिन शायद 1% वैल्यू या उससे भी नीचे चली गई हैं कई NFTs की वैल्यूज, जो बहुत ओवरली इन्फ्लेटेड थी। तो देर तो बहुत हो गई, लेकिन फिंगर्स क्रॉस। जैसे कहते हैं ना कि आइंस्टाइन ने कहा था कि बाकी मुझे यूनिवर्स के इन्फिनिट होने पे ट्रस्ट है या नहीं, लेकिन इंसान की उसके ऊपर मुझे बहुत ट्रस्ट है इन्फिनिट होने पे। और वो भी है ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यस बिल्कुल। तो हो सकता है फिर आ जाए। हाँ तो लेकिन आपके बरस मैंने देर नहीं करनी। आपने देनी कि फौरन बेच देनी है, और आपने अगली उसकी उसी की कोई वेरिएशन जरा सी बना के एक और स्पेशल एडिशन भी निकाल देना है। यार वैसे ना ये मैं मतलब आई हैव टू गिव दिस क्रेडिट टू द यंग लॉट कि ये जब मेरा फेसबुक मैंने करवाना था मोनेटाइज, तो उसमें आपको पता है पाकिस्तान से नहीं होता, वो बाहर से ही होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मैनेज करते हैं और वो करवा देते हैं, लेकिन वो 20-30% व्हाटएवर वो लेते हैं। और वो उनके साथ में एक और क्लॉज ये होता है कि हम सारी ज़िंदगी के लिए आप हमसे ये पेज नहीं ले सकते, हम ही इसके एडमिन रहेंगे। अच्छा, वो जब मेरे तक ऑफ़र पहुंची तो मुझे खुद भी सुन के अजीब लगा। फिर मैंने अपनी उम्र के लोगों से या अपने से बड़े लोगों से जिससे भी मशवरा किया, उन्होंने आगे से ये कहा कि यार ये तो बड़ा अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 2 साल 5 साल 10 साल व्हाटएवर, सारी ज़िंदगी क्या हुआ, ये तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने जब अपने से छोटों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा यार 3 साल बाद पता नहीं फेसबुक भी होगा कि नहीं होगा, जो विचो लब दे खट्टो ते निकलो। एग्जैक्टली ये क्या बेहतरीन सोच है कि बेच के पछताओ, रख के मत पछताओ। देखिए ना, अगर आप रियल एस्टेट के कॉन्सेप्ट को टेक्नोलॉजी पे अप्लाई करेंगे ना, तो मसाइल आएंगे। ये हमारी एज है, हमारे से बड़ों का ये प्रॉब्लम है समझने का, और जो दूसरी एज है वो एक्चुअली समझती, वो जनरेशन समझती इस चीज़ को। लेकिन जो आपका असल सवाल था NFT वाला, उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या हम एज़ यूजुअल, जो हमारी आदत है कि हम हमेशा एक स्टेप बैक पे जाते हैं, तो क्या हम पहले ब्लॉकचेन पे बात कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ से फिर वो बेस शायद आपको मुझे एक्सप्लेन करना आसान होगी कि NFT एक्चुअली है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुरे पे जाना चाह रहे हैं, उसके बगैर समझ नहीं आएगी ना। मतलब वो फिर मैं मतलब लफ्ज़ एब्रिविएशन की वो जो मैंने रटी हुई है वो मैं आपको बता दूंगा कि वो है क्या, लेकिन
सो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आपने क्रिप्टो सुना, उसके बाद आपने क्रिप्टो करेंसी सुना, पता नहीं आपने उसमें पैसे डाल ले, जाया किए, जी जी बेशक। अच्छा आप कर चुके हैं, लूट चुका हूँ। लूट चुके हैं आप, लूटने वालों में से है नहीं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने उसमें बड़े पैसे भी कमाए, बट हाँ मेजॉरिटी इसी कैटेगरी में लाई करती है। तो ब्लॉकचेन के बारे में हमने जब सुना था, जब आपने लूटने का प्लान बनाया अपने लूटे जाने का, तो आपने क्या सुना था कि ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन ये है कि इन केस ऑफ क्रिप्टो, इन केस ऑफ एनएफटी, आप एक चीज़ है जो कि एक ख़ास हद से ज़्यादा बन ही नहीं सकती। एक एल्गोरिदम है, उसके तहत एक चीज़ प्रोड्यूस होगी, उसका फाइनाइट नंबर होगा, सो उससे ज़्यादा जब कॉपीज़ बिक नहीं सकती, तो इसका मतलब है कि उन्हीं की प्राइस इन्फ्लेट हो सकती है या डिफ्लेट हो सकती है। ये नहीं है कि आप पाकिस्तान की तरह अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी नोट छाप लो। हाँ, बाकी हुकूमतों की तरह भी अमेरिका ने भी बड़े छापे। तो हाँ, लेकिन अच्छा नहीं, आपने ना फिर टोकन्स ही एक्सप्लेन किए। सो आपको जिसने भी एक्सप्लेन किया ना, सो जो टोकन्स में कॉइन्स भी टोकन्स हैं, उसमें ये एनएफटीज जिनको से नॉन फंगेबल टोकन्स हैं इस केस के अंदर, जो मैं फिर बोल देता हूँ कि तो नॉन फंगेबल का मतलब वही है कि आप उस टोकन की कॉपी नहीं एग्जिस्ट हो सकती। सो एज अ कमोडिटी, सो ₹1 जो है वो फंगेबल है एज लॉन्ग एज आपके पास और ₹1 है, सो दोनों की वैल्यू सेम है। एनएफटी केस में इससे डिफरेंट है, लेकिन फॉर एग्जांपल बिटकॉइन एनएफटी नहीं है। बिटकॉइन, एक बिटकॉइन की वही वैल्यू है जो दूसरे बिटकॉइन की, बट वो भी एक टोकन है, और अगेन टोकन की क्या वैल्यू है उस पर हम फिर बाद में आते हैं। लेकिन इससे पहले ये कि ब्लॉकचेन क्या थी। तो ब्लॉकचेन एक्चुअली इसके नीचे एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ये बिल्ट हुआ है। तो अगर ब्लॉकचेन का बहुत ही सिंपल उसमें कहे ना, तो वो लेजर है। लेजर जिस तरह आप किसी भी घर में एक डेटाबेस चलाएं और उसमें एक लेजर सेव करना शुरू कर दें तो लेजर हो जाता है। सो ब्लॉकचेन भी एक डेटाबेस, एक लेजर स्पेसिफिक डेटाबेस है। ठीक है, आप ये कह लें कि वो स्पेसिफिकली बनी इस काम के लिए कि वो लेजर मेंटेन कर रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ आपके सर्वर पे नहीं है, उसके बिट्स एंड पीसेस हर दुनिया में स्प्रेड आउट है। उसको डिसेंट्रलाइजेशन कह देते हैं कि कोई एक उसके रिकॉर्ड का ओनर नहीं है। रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। सो है वो लेजर, है वो डेटाबेस, पड़ी उसके अंदर डेटा एंट्रीज ही हुई हैं, बट उसको करने का जो तरीका है उसके अंदर ये चीज़ मेक श्योर की जाती है कि कभी भी कोई एक उसका ओनर ना बन सके ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, सो एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है उसकी। यही कह के यही आइडिया था जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था लोगों को, जिसकी बेस पे उन्होंने इस चीज़ को, मतलब इस टेक्नोलॉजी को सेल भी किया था। उसमें बहुत सारे फ़ायदे आ जाते हैं ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। कि कोई, सो लेट से आज आपका बैंक तय कर ले अगर कि उसने अपने डेटाबेसेस में आपका और बाकी लोगों का डेटा फर्ज करके उसमें से, क्योंकि अब आधी से ज़्यादा करेंसी तो वैसे ही डिजिटली पड़ी हुई है, मतलब सारे की सारी जो दुनिया में करेंसी है किसी भी मुल्क की, वो नोट की फॉर्म में प्रिंटेड तो नहीं पड़ी हुई। और आई थिंक इस पर आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे कि कौन से मुल्क की कितनी परसेंटेज एक्चुअली प्रिंटेड है, और बाकी सिर्फ बैंक्स के रिकॉर्ड्स में जो सेटल होते रहते हैं, नंबर्स इधर से उधर जाते हैं। देयर इज़ नो एक्चुअल फिजिकल नोट्स दैट आर मूविंग बिटवीन देम। तो वो चेंज कर लें, आपके 2 लाख निकाल दें, इसके अंदर 2 लाख डाल दें। सो वी ट्रस्ट बैंक्स, बट अगेन बैंक्स प्रॉब्लम्स भी करते हैं और उनमें और प्रॉब्लम्स आ भी सकते हैं जो ट्रांसपेरेंसी लैक करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बैंक्स के अंदर ये इश्यूज हैं इस तरह के, कोई सीरियस ऐसे थे भी नहीं, लेकिन अगेन वो ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज। इस केस में ट्रांसपेरेंसी कंप्लीट है। जितने आज तक ट्रांजैक्शंस हुई हैं, अगर आप जाके देखना चाहें तो वो नेट पे पड़ी हुई हैं कि कौन से अकाउंट से कौन से अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन हुई थी। ठीक है, सो इन ट्रांजैक्शंस को कैसे मैनेज करते हैं? उन ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए ब्लॉक्स क्रिएट किए जाते हैं, जिसकी वजह से पहला पार्ट आता है कि ब्लॉक क्या है। वो आप समझ लें कि एक स्पेसिफिक साइज ऑफ बाइट्स में, बाइट्स तो समझते हैं ना, तो बाइट्स की एक स्पेसिफिक साइज के अंदर अंदर जितनी ट्रांजैक्शंस आ जाती है ना, जब वो भर जाती है ना ट्रांजैक्शंस, तो फिर उसके ऊपर सर्टन क्रिप्टोग्राफिक वो किए जाते हैं ऑपरेशंस, जिसके थ्रू सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें, अगेन मैं उसकी डिटेल में भी जा सकते हैं हम अगर लोग इंटरेस्टेड हों कि वो कैसे एग्जैक्टली ब्लॉक, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन के केस में जो ब्लॉकचेन जिस पे बिटकॉइन एग्जिस्ट करता है वो ब्लॉक्स कैसे बनाता है, तो उसकी एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम है। ठीक है, वो प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड एल्गोरिदम है जिसके अंदर
बहुत सारी मशीनें बहुत अटैम्प्ट करती हैं और फाइनली फिर एक ब्लॉक से रिलेटेड उनके पास एक फाइनल वो हैश निकलता है जिसके बाद बेस पे वो ब्लॉक वैलिडेट हो जाता है। मैं थोड़े से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करूँ बट आप समझ लें कि वो एक ब्लॉक पहले भर लेते हैं ट्रांजेक्शन से, फिर उसके बंद करने की एक चाबी ढूंढते हैं बहुत आसान ज़ुबान में, ठीक है। वो चाबी जो है वो एक स्ट्रिंग है, एक फिक्स साइज स्ट्रिंग है जो आपने इवेंचुअली ढूंढनी होती है जब वो सारी दुनिया मिलकर ढूंढ रही होती है। जब कोई ढूंढ लेता है तो वो क्लेम कर देता है कि ये ब्लॉक अब रेडी टू बी इंसर्टेड इनटू चेन है। जो करता है उसको ऑब्वियसली इसके अंदर सर्टेन इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं बिटकॉइन के अंदर के, तो जो भी ढूंढ लेता है काइंड ऑफ इट्स नॉट लाइक लॉटरी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड मैथमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चीज़ है, तो वो जो भी लोग काम कर रहे होते हैं उनमें से हर एक की इवेंचुअली यानी उसको ये वाले अगेन मैं फिर बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, मैं अपने आप को यहाँ रोक लूँगा कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है। बट कमिंग बैक, वो ब्लॉक बन जाता है, फिर ब्लॉक को उसके बाद अब अगला ब्लॉक बनाते हैं। अगला ब्लॉक में आप सबसे पहले इसकी कुछ इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करते हैं जो कि, और उसके बाद बाकी की ट्रांजैक्शन डालते हैं। अब इस पूरी इंफॉर्मेशन जिसमें पिछले की भी एक इंफॉर्मेशन का एक चंक था छोटा सा, वो उसी का हैश वहाँ से आपने लिया, आपने ऊपर लगा दिया, उसके बाद आपने बाकी किया। सो हैश जो मैं कह रहा हूँ ना, ये बेसिकली स्ट्रिंग है ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स, आप ये समझ लें। और लेट से वो एक फिक्स्ड स्ट्रिंग है 256 कैरेक्टर्स की कर लें आप, कि वह इतनी हमेशा बनती। वो आपने पिछले की उठाई, अगले में चिपकाई, और अब अगले के अंदर ट्रांजैक्शन डाली। अब इस पूरे के ऊपर कैलकुलेशंस करना शुरू कर दी इंक्लूडिंग द ओरिजिनल हैश। अब इससे एक और यूनिक हैश निकला है। जैसे ये मिल गया, अब ये दो चेन्स आपस में कनेक्ट हो गई। इसी तरह ब्लॉक्स ऐड करते जाते हैं, तो आप पीछे से किसी भी टाइम वैलिडेट कर सकते हैं कि पूरी की पूरी चेन ठीक है या नहीं, क्योंकि अगर आप वो फॉलो अप करें तो हैशेस मैच करने चाहिए एंड तक। और हैशेस की क्वालिटी ये होती है, जिस तरह जो हैश फंक्शंस एक चीज़ है जिसके अंदर होता ही है, अब मैं फिर माजरत खाऊँ कि रोका नहीं जा रहा मुझे एक्सप्लेन किए बगैर, अगर मैंने नहीं, मैं चाहता हूँ आप करते जाएं। सो हैश फंक्शंस का आइडिया ये होता है कि आप उसको कोई भी डेटा दें, उस डेटा की बेस पे ना, और ये डेटा बेस नहीं कह रहा, उस डेटा के ऊपर वो कुछ इस तरह की प्रोसेसिंग करे, क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेसिंग, कि वो एक फिक्स्ड लेंथ, आइडियली एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग जनरेट कर दे जो हमेशा उस डेटा के साथ वन ऑन वन वो चलेगी। अच्छा, ये यूनिक कोशिश की जाती है, यूनिक मैथमेटिकली करना थोड़ा मुश्किल काम है, बट जो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है ना, ये होती है कि अगर आप इसमें एक कैरेक्टर भी चेंज कर देना, कि अली की जगह आप ALI की जगह BLI लिख दें, तो ये हैश जो है ना, इसको अंदर कहते हैं कि एवलांच इफेक्ट आ जाए, कि हैश ना मैसिवली चेंज हो जाती है एक भी चीज़ चेंज करने से। सो एक तो ये रिवर्सिबल नहीं होती, हैश से आप पिछला डेटा नहीं जनरेट कर सकते, डेटा से हैश जनरेट होता है, हैश आइडियली यूनिक होता है, हैश जो है वो ज़रा सी चेंज से मैसिवली चेंज हो जाता है, बहुत ही मायने। आपने एक स्पेस डाल दी ना बीच में, ये हैश एकदम पिछले हैश से आप मैच नहीं कर सकेंगे। उसकी मेन रीज़न ये भी है कि आप एक्चुअली देन गेस भी नहीं कर सकते, कि विदाउट कंप्यूटेशन यू कैन नॉट गेस के हैश क्या होगा। और ये एक सिक्योरिटी की मेन वो उसका वो गेट कीपिंग, मतलब उसकी ये गार्ड रेल भी है इसी चीज़ की वजह से। तो ये जो हैश होता है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इस हैश से ये पता चल जाता है कि अगर मैं सारे के ऊपर कंप्यूटेशन करूँ, हमेशा ये हैश निकलना चाहिए। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है थोड़ा सा? मैं काफ़ी पहुंच रहा हूँ। तो तरीका है एक चीज़ को, कि किसी ने एक लफ्ज़ बीच में चेंज कर दिया ना, तो ये हैश नहीं बन पाएगा, तो आप चीट नहीं कर सकते। इस हाथ ही स्ट्रिंग पड़ी है, या आप इस लफ्ज़ को चेंज करें, नया हैश बनाएं और हैश भी चेंज करें। अच्छा, आपने हैश चेंज किया तो ये हैश तो अगले ब्लॉक में भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर उस ब्लॉक का पूरा हैश चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर चाहे ये एक छोटा सा पार्ट है पूरे डेटा का, बट इसमें तो एक कैरेक्टर भी चेंज किया तो नीचे वाला हैश पूरा चेंज हो जाना है, तो उस ब्लॉक का भी चेंज। अब या तो आप पूरी की पूरी चेन अपडेट करें अगर आपने कुछ गलत करना है, वरना आप कर ही नहीं सकते। ये आप समझ गए? सिक्योर है। अब ये सिक्योर है। अब आप चेन कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं, गोइंग बैक, चाहे उसमें मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स पड़े हों। चेन भी वेरीफाई कर सकते हैं, ओनरशिप भी, कब कब कहाँ किस किस को ट्रांसफर तो वो तो ट्रांजैक्शन है ना, जब ट्रांजैक्शन में ओनर का अकाउंट आ गया, सेलर का अकाउंट आ गया, फॉर मतलब मैंने आपको अभी हम NFTs पे नहीं जाते, हम कॉइन्स की बात करते हैं ना। आपके पास 4 बिटकॉइंस थे, आपने मुझे दे दिया, आप बहुत अमीर आदमी थे, आपके पास अगर 4 बिटकॉइंस थे उस दौर में, तो
आपने मुझे ट्रांसफर किए हैं तो आपके कोविड के शुरू में 3,500 पे भी आ गया था। खैर तब हमारे पास 3,500 मैं 1200 का एक दफा लेते लेते रुक गया था यार, दिस इज टू मच। तो ये तो मैंने प्लान बनाया हुआ ना कि अगर जिंदगी में आपको कभी कभी वो वाली वो नहीं होती है कि बच्चों की फैंटेसी होती है कि टाइम बैक इन टाइम जाने दे विद मेमोरी, सबसे पहले जाके किस टाइम पे बिटकॉइंस खरीदने और किस टाइम पे बेचने हैं, तो वो मैंने पूरा प्लान जहन में रखा हुआ है तारीखों के साथ। सो कमिंग बैक, आपके पास तो ये चेन बन जाती है, इस चेन में ट्रांजैक्शंस आ जाती है, आपका अकाउंट मेरा अकाउंट, ट्रांजैक्शन अमाउंट, अब ये फिक्स हो गया। ये टेक्स्ट चूंकि आ गया ना, अब कोई नहीं चेंज कर सकता अनलेस वो पूरी चेन चेंज करने की वो रखता हो, ठीक है। अच्छा, चेन को चेंज करने के लिए 2 टाइप के अब मॉडल्स हैं। अब मैं फिर मुझे लगता है मैं बिल्कुल ही ब्लॉकचेन के अंदर वही हरकत कर रहा हूँ जो मैं यूजुअली करता हूँ। तो आधे लोग तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, मैंने ये नोट किया, मेरे अपने घर वाले छोड़ देते, मेरे वाले साहब तो बिल्कुल भी नहीं देखते। अगर वो यहाँ तक पहुँचे हुए ना तो वाह, अब्बा जी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपने यहाँ तक सुन लिया। तो वो जो मैं बात कर रहा था कि अगर आप चेंज रखने की सकत रखते हैं, 2 तरीके से, एक ये कंप्यूटेशन वाला मेथड है। होता ही है कि आप वो करते हैं, अब मैं थोड़ी सी फिर आपको डिटेल बता दूँ थोड़ी सी। वो ना बिटकॉइन का एक चैलेंज होता है कि बिटकॉइन में ना आपने कॉइन मतलब ऐसा हैश ढूंढना है, हैश तो बन जाता है फ़ौरन, बट आपने ना उसमें क्या होता है कि आपने समझ 99% ना डेटा उठा लिया ट्रांजैक्शन का, पिछले ब्लॉक का वगैरह वगैरह, एक छोटी सी स्पेस खाली होती है जिसको आप ऑल्टर करते रहते हैं, और वो रैंडम जगह है। आपने वो ऑल्टर करनी इतनी देर तक कि आपके पास ऐसा हैश आ जाए जिसमें लास्ट, पता नहीं लास्ट या लीडिंग, ये आप चेक कर लीजिएगा कि लास्ट या लीडिंग में से ना इतने जीरोस होने चाहिए कंसेक्यूटिव। अभी आप वैसे नहीं बता सकते ना, तो आपको गैस करना है। तो गैस करने का तरीका ये कि आप बेशक +1+1+1 करते जाएं उसके अंदर, ठीक है। कैरेक्टर चेंज कर दें, ABCD, ए कैरेक्टर को करें, वो पूरे कैरेक्टर चले जाए, फिर अगले कैरेक्टर को करें, फिर वो पूरे कर, कोई भी तरीका कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स है बेसिकली। आपने ढूंढते रहना है अंटिल आपको, हो सकता है आपको 5वें में मिल जाए, और हो सकता है आपको 5 मिलियन के बाद भी ना ऐसा हैश मिले जिसके आखिरी 4 या 6 या वटेवर। सो वो चैलेंज है बिटकॉइन का कि वो पहले 1 0 था, फिर वो 2 zeros हुए, वो जितने जीरोस बढ़ाते जाते हैं ना उतनी वो प्रॉब्लम मुश्किल होती जाती है कि इतने कंसेक्यूटिव जीरोस आपको कैसे मिलेंगे उसमें। ये प्रूफ ऑफ वर्क वाला काम है, इस पे बहुत कंप्यूटेशन आया होती है। एक टाइम आया हुआ था कि जब सिर्फ बिटकॉइन के ब्लॉकचेन की कंप्यूट प्रूफ ऑफ वर्क देना, तो प्रूफ ऑफ वर्क का फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये कि ट्रांजैक्शन के दरमियान में टाइम आ जाते हैं, यानी अगले ब्लॉक आने से ओवरराइट होना, उनके घपले होना कि आपको भी मिल गया मुझे भी मिल गया, हम दोनों ने कोई 2 नंबरी लगा दी, बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा उसकी कुछ इकोनॉमिकल वो लॉजिक्स भी देते हैं कि जी प्रूफ ऑफ वर्क से हमने इतनी वैल्यू बर्न करके एक कॉइन बिल्ड किया जिसको वो माइनिंग कहते हैं, और वो कहते हैं उसी तरह माइनिंग की तरह वैल्यू। हालांकि इससे मेरा शदीद डिसएग्रीमेंट है, इडियोटिक बात है, जो मेरे ख्याल इवेंचुअली दुनिया भी उस नतीजे पे मेरे ख्याल में से पहले भी पहुंच गई होगी, लेकिन उसके बहुत बाद तक जब मतलब पहली दफ़ा भी मैंने सुना था तो मुझे यही लगा कि क्या ये उस तरह वाली बात है कि हम कागज़ $1 का प्रिंट करने के लिए जो है ना जाके पूरी $1 की पहले बिजली ज़बरदस्ती जला के आए कि अब हमने वैल्यू बर्न करके इस नोट में समा दी है। तो ऐसे करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बट वो हम बिटकॉइन में कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। सो एक टाइम पे बिटकॉइन की इस्तेमाल होने वाली बिजली हमारे मुल्क से तो खैर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, स्वीडन से ज़्यादा हो चुकी हुई थी एज अ कलेक्टिव कंट्री पर एनम। इतनी बिजली बिटकॉइन की ब्लॉकचेन मेंटेनेबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर रही थी, और इसकी वजह से फिर अब तो काफ़ी इसको डिस्करेज भी किया जाता है। हाँ, so it और was कई कॉइन्स को इनकरेज किया गया कि ये ले लें वो ना लें, क्योंकि उसमें वो प्रूफ ऑफ स्टेक वाले हैं। हाँ, यही 2 का फ़र्क था। एक प्रूफ ऑफ वर्क है, तो इसके बाद फिर ये बात काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई। इसके और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। तो ये आइडिया ही इडियोटिक है फ्रैंकली, कि हाँ उसने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी उस टाइम पे, क्योंकि अदरवाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको हैकिंग से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बड़ा लेजिटिमेट तरीका था कि टाइम लगेगा, कंप्यूट लगेगी, किसी को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू गेट दिस आउट, और वो अगर करेगा तो वो प्रूफ ऑफ वर्क है, जिसके मतलब ऑन पेपर इट वाज अ गुड आइडिया, ऑन पेपर इट सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम।
बट इसने बहुत मतलब ओवरऑल जो कहते हैं ना कार्बन फुटप्रिंट इसका बहुत हाई था। उसकी शायद लॉन्गर टर्म में वैल्यू भी उस तरह नहीं बनती। इकोनॉमिक सेंस में शायद कोई इकोनॉमिस्ट मेरे से बहुत बेहतर समझा सकता है आपको, लेकिन बिटकॉइंस फिक्स्ड है। तो एज एन इन्वेस्टमेंट तो बड़ा आपको वो अपील करता है कि जी बिटकॉइन आज ले लो कल, बट क्यों उसकी वैल्यू आपकी ओनरशिप में बैठे बैठे उसकी वैल्यू 1000 गुना क्यों हो जाएगी, 1 लाख गुना क्यों हो जाएगी? आप जब दुनिया ओवरऑल अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है तो उससे रेलेवेंट करेंसी या रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट वैल्यू भी इंक्रीज पॉसिबल होना चाहिए। अगर वो बिटकॉइन नहीं कर सकता तो फंडामेंटली बिटकॉइन में हर कॉइन फर्दर वैल्यू अपने अंदर होल्ड करता जा रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बगैर किसी वैल्यू के उस वैल्यू को अपने पास सक करते जा रहे हैं। तो एज एन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त आइडिया लगता है, बट एज अ वर्किंग करेंसी इट डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, इवन गोल्ड की भी बात करते हैं तो और गोल्ड निकल आता है। अगेन उस पर फिर बहस आ जाएगी, और मैं इतना जानता भी नहीं हूँ कि मैं उस पर बहुत कोई अच्छी नुआंस बहस कर सकूँ कि गोल्ड स्टैंडर्ड वर्सेस वो, लेकिन मतलब इट्स नॉट एज सिंपल एज पीपल बिलीव इट टू बी के। अच्छा, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा, ख़ास तौर पे अगर क्रिप्टो पे जाए ना, तो सबसे बड़ा क्लेम ये था कि जी हम वो डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं, हम सरकार की, तमाम दुनिया की गवर्नमेंट से आज़ाद हो रहे हैं। वो तो पायरेट्स कहे, पता नहीं अपने आप को क्या रेवोल्यूशनरीज और वो सब कुछ करके कहते रहे हैं। सो उसमें अगेन मैं थोड़ा सा अपनी समझ से बाहर ट्रांसग्रेस कर रहा हूँ कि आपके पास करेंसी या कोई भी इस तरह की चीज़ में ना सेटलमेंट्स एक फंडामेंटल चीज़ होती है। वो बैंक्स के थ्रू होती है, बैंक्स ना कर पा रहे हो तो वो एस्केलेट होती है, कोर्ट्स में जाती है, मतलब एक पूरी चेन ऑफ कमांड है जिसके थ्रू सेटलमेंट्स होती हैं। और कॉन्फ्लिक्ट्स आना इस तरह की ट्रांजैक्शंस में एक नेचुरल अमल है। ठीक है, सो अगर आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया है तो उसकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होगी, उसकी सेटलमेंट्स कैसे होगी? जब भी आप कोई सिस्टम बिल्ड करने लगते हैं तो वो इंस्टेंटली उसी सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और इवन बिटकॉइंस वगैरह के केस में भी ये होना शुरू हो गया था ना कि देखें, ओरिजिनली तो आइडिया बड़ा अच्छा लगता है ऑन पेपर कि जी आप हैं, मैं हूँ, हम अपने कंप्यूटर्स पे अपने ग्राफिक कार्ड पे करेंगे और हम में से जो भी कर लेगा वो बिटकॉइन माइन कर लेगा। ऐसे असल में नहीं होता। देयर आर फ्यू लार्ज ग्रुप्स, उन्होंने कोलैब वो बना ली है, कोहोर्ट्स बना ली है, आप भी उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो आपको थोड़ा सा उसका आपका कमीशन ऑफ हाउ मच टाइम यू हैव इन्वेस्टेड विद योर ग्राफिक कार्ड इनटू दैट तो मिलता है। बट वो चंद ग्रुप्स हैं जो मिल के, उनके पास इंडिविजुअली, मतलब हमारे पास इंडिविजुअली हजारों लाखों कंप्यूटर्स उनके एक क्लस्टर में इकट्ठे हुए हुए हैं, वो उसके अंदर डिवाइड करते हैं उसी हैश का कि तुम यहाँ से यहाँ तक देखो, तुम यहाँ से यहाँ तक देखो, तुम यहाँ इस तरह से लेट से, और वो फुल स्पीड पे आपस में मुकाबले में लगे रहते हैं। तो वो 4 लोग मैनेज कर रहे हैं शायद एट द एंड ऑफ। हमारे पास तो उतनी बिजली नहीं है। हाँ, मतलब किसी के पास भी नहीं है एक्चुअली, एट द एंड ऑफ द डे किसी के पास भी नहीं, लेकिन वो जो ग्रुप्स जिन्होंने भी स्टार्ट किए जो भी उसके, तो प्राइमरीली आप तो एक साइलेंट पार्टिसिपेंट है उसके, जो उसकी इवेंचुअल, जो बेशक वो बहुत क्लीनली भी करते हैं लेकिन फिर आप किसी और पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वही वाला ट्रस्ट कर रहे हैं। इसको हालांकि कहा यह जाता था कि, और टेक्निकली इट शुड बी अ ट्रस्ट लेस सिस्टम, कि आई शुड नॉट नीड ट्रस्ट टू ट्रांजैक्ट विद यू। ठीक है, मैं अली आफ्ताब को जानता भी नहीं हूँ, मिला भी नहीं हूँ। उसी चेन के अंदर हमने अगेन आगे हम आएंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या आते हैं, जिसके बाद फिर NFTs तक हम पहुँच जाएंगे, लेकिन कि वो ऑटोमेटिकली हो जाए, मैं आपको घर भेज दूं उसके थ्रू और मैंने आपसे कभी मिला ही ना हो, मुझे किसी से पूछना ना पड़े अली कैसा बंदा है, क्योंकि जैसे ही वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, घर का टोकन मेरे पास आएगा और मेरे से पैसे आपके पास जाएंगे, ना आपको डर है ना मुझे डर है। ठीक है, सो ये असल आइडिया था। बट ऑब्वियसली अब इसमें सेटलमेंट्स होनी है, आपने कोई गड़बड़ हो गई है, घर ठीक नहीं निकला, घर तो नहीं है चेन के अंदर ना, तो अब आप जितने मर्जी और प्लान्स बना ले, नहीं हम पहले ऑडिट के लिए टीम्स बिठाएंगे, बट दैट्स नॉट द फंक्शन ऑफ द चेन इटसेल्फ, ब्लॉकचेन इटसेल्फ। तो अब उसमें अगर इश्यूज आएंगे तो रिवर्ट कैसे होगी, फिर गवर्नेंस इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ये तो करेंसी के ऊपर तो आपकी अगेन ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि हाउ कैन अ करेंसी बी मेड विद वट एवर मटीरियल, डिजिटल टोकन और फिजिकल मटीरियल दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट्स एज अ करेंसी। ठीक है, लोग गोल्ड और इन चीज़ों की ही एग्जांपल देंगे, बट उसके ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज वही आ जाते हैं वापस घूम फिर के। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे क्या जो हुकूमतें थीं उन्होंने थ्रेटन्ड महसूस किया या उन्होंने इसको अपने लिए इस्तेमाल कर लिया? दोनों ही चीज़ हो गई ना, और ये हम उसी चीज़ की तरफ पहुंच रहे हैं कि नहीं तो गवर्नमेंट्स ने तो डेफिनेटली उसके ऊपर डिफरेंट तरह से रिएक्शन दिया इनिशियली।
बहुत सारों ने तो पहले सीरियस नहीं लिया, बहुत सारे इवन फाइनेंशियल मार्केट्स में लोगों ने सीरियस नहीं लिया, बट फिर आहिस्ते आहिस्ते रेगुलेशन की डिमांड्स आना शुरू हुई थी एक्चुअली, नॉट इवन के गवर्नमेंट ने बहुत मतलब लेट्स टॉक अबाउट वेस्टर्न गवर्नमेंट्स फर्स्ट, फिर बाद में हम, क्योंकि हर एक की पॉलिटिक्स डिफरेंट है। तो डिमांड इस वजह से कि स्कैम्स बहुत पॉसिबल थे, मतलब वो उस बूम के अंदर बच्चे, इडियट बच्चे जो हैं वो स्टार्टअप खोल के उसके अंदर कॉइन्स बिल्ड कर रहे हैं और बेच रहे हैं, और आपको पता ही नहीं पीछे वो क्या चीज़ ट्वीक करके कितने कॉइन्स किसको निकाल के उन्होंने क्या कर दिया। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई थी। उसके स्कैम्स की तो वो आई है ना, वो जो रिसेंटली आई थिंक क्या नाम है उसका, जो सैम फ्रीडमैन, नहीं सॉरी यार, सो आप देख लीजिएगा कि बहुत बड़ा स्कैंडल था वो, जो क्रिप्टो एक्सचेंज जो थी पूरी की पूरी डाउन हुई थी, जिसके सीईओ अदरवाइज बड़ा पॉपुलर बंदा था, आई एम सॉरी आई कांट रिमेंबर द नेम। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने रेगुलेशन स्टार्ट की। फिर फाइनली इसकी दूसरी साइड ये थी कि कई मुल्कों ने बिल्कुल बैन कर दिया, जिसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान में अभी तक टेक्निकली लीगल नहीं थी क्रिप्टो, यानी यू कैन नॉट एक्चुअली कन्वर्ट योर करेंसी इनटू क्रिप्टो थ्रू एनी लीगल चैनल। हाँ, आप बाहर से क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेज कर लें किसी बाहर की एक्सचेंज के थ्रू, तो दैट इज़ फाइन। पाकिस्तान का बैंक आपको नहीं ये सहूलत देता था। सो बहुत सारी गवर्नमेंट्स इसके बारे में अप्रीहेंसिव भी थी, और उसके बाद फिर देन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये तो कमाल है असल में। अभी क्या करती हैं गवर्नमेंट्स, ऑब्वियसली इनकी पूरी कोशिश होती है कि डॉक्यूमेंटेड रहे इकोनॉमी और वो सारा कुछ, और वो बैंक्स में लोग आ जाएं, लेकिन एट द सेम टाइम दे हैव टू डू विद कैश। उन्हें कैश प्रिंट करना पड़ता है, कैश देना पड़ता है, कैश लेके बहुत सारी मूवमेंट होती है, और कैश ट्रेसेबल नहीं है फंडामेंटली, इट इज़ एन एनोनिमस मोड ऑफ, आप उठा के कैश किसी और मुल्क ले जाएं, वापस ले आएँ, आप कहीं होल्ड कर लें, गवर्नमेंट नहीं ट्रेस कर सकती थ्रू एनी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि ईजीली दे कांट डू दैट। सो बट चाइना में, सिंगापुर में और भी मतलब कई जगहों पे दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार ये तो हम अपना कैश एलिमिनेट कर सकते हैं कम्प्लीटली। बैंक्स तो एक्सटर्नल एंटिटीज थी, व्हाट इफ गवर्नमेंट क्रिएट्स इट्स ओन ब्लॉकचेन। तो ये कहानी ना वहाँ पे जा रही है थोड़ी सी, मेरे हिसाब से। जो पहले हुआ था जब इंटरनेट आया था, तो मुझे याद है कि मैं भी बड़ा फ़ैन होता था रिचर्ड स्टॉलमैन और उसके लिखे हुए आर्टिकल्स का, और इस तरह और लोगों का भी। इन्होंने मतलब ये मुख्तलिफ ये ग्रुप्स थे जिन्होंने IP बनाया और ये बनाया कि कोई सेंट्रलाइज किसी के पास कंट्रोल नहीं है, दुनिया फ्री टू कम्युनिकेट, और मुल्कों की बाउंड्रीज ख़त्म, और गवर्नमेंट्स को पता भी नहीं चलेगा लोग कौन क्या कर रहा है, और एक कमाल, मतलब यूटोपिया में हम पहुँच गए ऑलमोस्ट। और अब आपको पता है कि गवर्नमेंट इस टाइम कहाँ पे है, और उसको एग्जैक्टली क्या क्या आपके बारे में पता है, मतलब जो आपके घर में और किसी को भी नहीं पता ना, वो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट कैन नो। and not just government, a lot of other people also know, जिनमें स्टार्ट ही कॉर्पोरेशन से होता है and it ends up there। तो यहाँ पे भी मुझे वही लगता है काफ़ी ज़्यादा। और अब तो हम बल्कि खुद चाहते हैं कि गवर्नमेंट को पता हो, मतलब हमने वीज़ा वाले अपने एपिसोड में ये बात की थी कि हर वक्त लोकेशन ऑन करके रखो, कहीं ऑफ करोगे तो वीज़ों में मसला होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की काम ये है। अब थोड़ा सा इमेजिन करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपना ब्लॉकचेन बना देती है, हर चीज़ ब्लॉकचेन, आपके सारे रुपए उस पर चले गए। बैंक्स से तो आप फारिग हो गए, कोई मसला नहीं है, बैंक्स की ज़रूरत नहीं है आपको। बैंक्स आपको सिर्फ कोई सर्विसेज देंगे ऑन टॉप ऑफ योर कैपिटल, बट वो स्टोरेज और वो सारा कुछ तो गवर्नमेंट ने खुद ले लिया। गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है, आप ये रुपये लेके बाहर नहीं जा सकते। अब आपका प्रैक्टिकली कंट्रोल ख़त्म हो गया उसके ऊपर। ये अगेन मैं बाकी मुल्कों के नाम नहीं लेता कि जिन कुछ मुल्कों की बड़ी क्लियर पॉलिसी ही प्लान्स में जो है ये चीज़ कि दे शुड बी एबल टू कंट्रोल वेयर देयर सिटीजन्स स्पेंड देयर मनी। फिर उन्होंने आखिरी सेंट तक का पता होगा आपने कहाँ खर्च किया। और इंटरेस्टिंगली अगर आपके अकाउंट का नंबर जो आपने लास्ट टाइम कहा था, और उससे मुझे याद आया कि अगर आपकी बेगम ट्रेस करना चाहे तो ऐसे टूल्स भी एग्जिस्ट करते होंगे कि अली आफ्ताब के अकाउंट से पैसे आज तक कहाँ कहाँ गए हैं, तो वो पूरी हिस्ट्री आराम तसल्ली से बैठ के जो है ना वो ढूंढ सकती हैं कि आपने पैसे कहाँ खर्च किए हैं। कितनी ख़तरनाक बात है वैसे, ये बहुत ख़तरनाक बात है। और फिर वही बात है कि हम जैसे ममालिक में और ज़्यादा ख़तरनाक है। सो अब वापस आते हैं NFT की तरफ कि अब हमें ये तो समझ आ गई कि ये था क्या। अच्छा, अब NFT में मुझे नहीं पता और क्या कुछ हो रहा था, लेकिन बेसिकली आर्ट सेल परचेज तो चल रही थी। अच्छा, आर्ट उसमें हमें वो बड़ा अच्छा, मतलब आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये भी मसला था कि यार अच्छा मैं तो चाहता था कि मेरी चीज़ बहुत सारे लोगों तक पहुँचे,
यहाँ पर वो महदूद रह रही है। लेकिन मुझे इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और फिर मुझे उसके साथ जो ये इंश्योरेंस है कि कल को जो ओन करता है वो जब किसी और को भी बेचेगा तो उसका भी कुछ कट मुझे आके मिलेगा। सो मेरी वो हमेशा कुछ ना कुछ मुझे शायद देता रहेगा अगर वो मकबूल रहेगा। सो वो क्यों नहीं चल सका? आई थिंक उसकी टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है ना, आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए आर्ट से हट जाएं, उसका जो टेक्नोलॉजी देखें, तो जहाँ तक मैंने बात की थी वो हमने की थी कि ब्लॉकचेन है, उसमें ब्लॉक्स हैं और उसमें हम कॉइन्स की ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे। अब आप उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ला सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपने कोई छोटा सा एल्गोरिदम लिख दिया कि अगर ये हो तो ये वाली वैल्यू चेक करना, उसके बाद ये वाली वैल्यू को इधर भेज देना, इसकी वाली वैल्यू को इधर भेज देना। तो आप ही के नाम, एक जिस तरह मैंने कॉइन जनरेट किया ना, तो कॉइन का एक टोकन था, एक कॉइन ट्रेस हो सकता है कि कहाँ गया। आई डोंट नो, ऐसे कॉइन के बारे में शायद ये चीज़ ट्रू ना, लेकिन अगर मैं नॉन फंगेबल चीज़ बनाता हूँ तो मैं आपकी फॉर एग्जांपल आईडी कार्ड ही ब्लॉकचेन पे बना देता हूँ। तो अली आफ्ताब का आईडी कार्ड अपनी पूरी इंफॉर्मेशन के साथ ब्लॉकचेन पे पड़ा हुआ है। अब मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया एक कि जब भी अब मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया अपने घर का। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसे NFT कहते हैं ना, वो फंडामेंटली तो टोकन प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक मुरक्कब है, ठीक है, जिसके अंदर वो कह रहे थे ना कि मुझे आगे भी मिलती रहेगी। तो ये होगा कि जितनी दफ़ा भी उसकी ट्रांजैक्शन होगी तो वो जो ब्लॉकचेन एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट दैट सिंपल, उसके गिर्द मतलब थीरियम का अपना है और भी बहुत सारे हैं जिनके अपने अपने साथ फीचर्स हैं। वो फीचर्स क्या देते हैं, कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितना रन कर सकते हैं एग्जीक्यूट करने में वगैरह वगैरह, वो बहुत सारी उसकी कॉम्प्लिकेशन है। बट वो ये है कि जब भी ट्रांजैक्शन हो तो ये चीज़ें ट्रिगर होनी चाहिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। तो ट्रिगर क्या होंगी कि जी जब भी अब वापस आ जाते हैं कि अली ने घर को छोड़ देते हैं, अली ने अपने गाने का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एज बना दिया, वो उसकी ओनरशिप सर्टिफिकेट है फंडामेंटली। जो NFT है वो सिर्फ ये है, रिसीट ऑफ समथिंग इन इट्स एसेंस, ठीक है। और वो रिसीट जो कि कॉपी या क्लोन नहीं हो सकती, अगर होगी तो ओरिजिनल पता चल जाएगी कि ओरिजिनल कौन सी थी। तो वो नहीं, आप चीट नहीं कर सकते किसी को इस मामले में। आपने वो रिसीट पकड़ी, जैसे ही वो रिसीट आपने मुझे बेची तो ऑब्वियसली हमने मुझसे सारे पैसे ले लिए। अब उसमें ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आगे जब भी कोई बेचेगा ना तो बेचने पे ये ट्रिगर हो जाए। ट्रिगर क्या होगा कि 85% तो वो उसका इसको मिल जाएगा जो बेच रहा है, 15% उसमें से फिर मुझे वापस अली के अकाउंट नंबर उसमें लिखा हुआ है, वो अली के अकाउंट में फिर वापस आ जाएगा। वो आगे बेचेगा फिर 15%। सो एवरी टाइम इट्स गेट्स सोल्ड आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक डिपॉजिट हो जाएगा। ये जो मैंने पहले भी ट्रस्टलेस वाली बात की थी ना, इसीलिए है कि आपको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को आपसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। वो ट्रांजैक्शन होगी ही एक एटॉमिक सेंस में, यानी कि एक ही गो में वो ट्रांजैक्शन सारी होती है, जिसमें पैसे वहाँ से निकल के मेरे पास आए। ये नहीं पॉसिबल कि वहाँ से इधर आए तो आपने पीछे से कोई अपने पैसे ज़ीरो कर दिए, नहीं, वो एक ही दफ़ा सबके वो होल्ड होते हैं, वेरीफाई होते हैं कि हाँ हो गया, तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। इधर से निकले, इतने इधर गए, इतने इधर गए, ये सारे इकट्ठे एक ही ट्रांजैक्शन में अपडेट हुए और जब अगले ब्लॉकचेन में आएगा तो अब सबके स्टेटस अपडेट हो चुके होंगे। अब हमारे अपने अपने अकाउंट्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो उस ट्रांजैक्शन से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आप सोचें आप किसी भी लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर इसमें आईडी भी एक पार्ट है, मेरी नेशनल आईडी भी इसमें है, मेरे घर की आईडी भी उसमें है, मेरी घर की रिसीट भी उसी में है, मेरी गाड़ी की रिसीट भी उसी में है। तो आपने जो भी बाइंग सेलिंग करनी है, जो भी ट्रांजैक्शंस करनी है किसी के साथ, आप इंस्टेंटली एक क्लिक पे कर सकते हैं। आप कहते हैं मुझे पसंद आया, वो कहते हैं हाँ, तो आप कहते हैं ये मेरा इसकी ये NFT है मेरी गाड़ी की, वो गाड़ी लेके खड़ा है, वो कहता है हाँ ठीक है ये। सो वो गाड़ी लेके खड़ा है, आप गाड़ी पकड़ते हैं, आप दोनों ओके करते हैं, ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। वो रिसीट उसको चली गई और उसे 100% पता है कि वो चली गई, ना उसने किसी से वेरीफाई करवाने जानी है, ना उसने साइन आपसे लेने हैं, ना कोई ऐनी शाहिद और गवाह चाहिए, वो सब कुछ एलिमिनेट हो गया। और अगर ये वापस आ जाएं जो आपने जहाँ से बात स्टार्ट की थी कि अगर एसेट ही डिजिटल है, आप आर्टिस्ट हैं, आप कैनवस की जगह कंप्यूटर स्क्रीन पे अपना आर्ट बनाते हैं, तो अब आपने बेचना है तो कैसे बेचना है, तो उसमें ये उसका असल मकसद है। इस वजह से आई एम नॉट, मतलब वही वाली बात है कि पहले मैं मजाक तो कह रहा था इस चीज़ का,
वो मजाक एग्जीक्यूशन या प्रैक्टिकल यानी इसकी एक्सप्लॉइटेशन थी जो इमीडिएटली होना शुरू हो गई कि लोगों ने जी फजूल चीज़ें बना के कि जी ये स्कार्स हो जाएंगी, ये 10 इमेजेस, भाई ऐसे 10 इमेजेस स्कार्स क्या हो, डिलीट ही कर दो सारे, ठीक है। बट अगर उस पर फॉर एग्जांपल आज पिकासो जिंदा हो और वो एक पेंटिंग है कि मैंने कंप्यूटर पे बना दी है और इसकी ओनरशिप की मैंने ये दे दी है, तो आप लेने जाएंगे, आप बहुत सीरियसली लेने जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इसमें दूसरा ये भी था कि जी एक पेंटर अगर जिंदा नहीं भी है, हाँ, तो हमने उसको डिजिटाइज कर लिया किसी तरह, पेंटिंग को हमने उसको स्कैन किया या पिक्चर लिया या व्हाटएवर, और फिर हमने ओरिजिनल पीस ऑफ आर्ट को आग लगा दी है, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो अब जो है वो ये डिजिटल फॉर्म में और ये ऐसे ही है। सो वो आप अक्वायर कर लें, उसके आप पीसेस ले लें, मतलब आप पूरे मतलब अगेन एक पेंटिंग है पिकासो की या किसी की भी, तो वो तो एक ही है, वो चाहे किसी वो लूव में लगी हुई है या वो आपके घर पे है। जबकि अगर वो इस पे जाती है तो उसके 19 NFT बन सकते हैं। मसलन ये है कि उसका वो एक 4 फुट बाय 6 फुट की जो है वो एक पीस है, तो उसका आप 1 फुट आप ओन करते हैं, 2.5 फुट मैं ओन करता हूँ। तो देखिए एज एन ओनरशिप इस तरह अगर अवाम मान जाए तो वो तो अवाम की मर्जी, बट जनरली आर्ट पीसेस पे शायद ये पॉसिबल नहीं, लेकिन रियल स्टेट पे तो ये होता है। तो रियल स्टेट पे जो आप बात कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और ऑब्वियसली उसकी चूँकि यूनिट्स तोड़े जा सकते हैं तो वो टूटते हैं और वो इसी तरह उसके टोकन्स बन जाते हैं और वो टोकन्स की बेस पे आप कनाल का प्लॉट नहीं ओन कर सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि आपने DHA में ख़रीदना है, आप 4 बाय 6 फुट ले लें उसमें से। सो एक कनाल का प्लॉट है, उसको उन्होंने पकड़ा, उसको उन्होंने टोकन्स में डिवाइड कर दिया, 5-5 मरले के 4 कर दिए, 5-5 मरले क्या 2-2 फुट के 4, मतलब 200 कर दिए। यूनिट ही बेचना है ना आपने उस प्लॉट का। जब भी वो प्लॉट दोबारा बिकेगा तो वो सारे के सारे यूनिट्स में दोबारा उतना ही प्रॉफिट या लॉस के साथ उन यूनिट्स की प्राइस दोबारा आ जाएगी, और उस टोकन्स को बेचने की एक्सचेंज क्रिएट कर लें। तो यू कैन ऑलवेज सी के ये टोकन फलां प्लॉट का है, इसकी प्राइस बढ़ जाएगी या इसकी प्राइस कम होगी, एंड यू कैन ट्रांस। तो इसको ऑलरेडी आई थिंक इसको क्या कहते हैं, इसका बाकायदा टोकनाइज कर दे या पूरे प्लॉट को, शायद लफ्ज़ नहीं, आई थिंक कुछ और लफ्ज़ है, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, बट वो वाली चीज़ आर्ट में ये कर सकते हैं। तो यही होता है ना कि रकबा खरीद के तो उसके बाद कहते हैं कि इसमें हमने सोसाइटी काटी है, तो अब आप टोकन काटा करेंगे, मैंने नए टोकन काटे, मैंने अपने टोकन के ना 2-2 इंच के 4 टोकन और निकाल दिए बीच में से। तो हाँ, बट ये इंटरेस्टिंग चीज़ है वो जो आप कह रहे हैं एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब ये इस फ्रेमवर्क के अंदर ये पॉसिबल ज़रूर है। आर्ट के ऊपर अभी तक नहीं किया गया, और अगेन मैं बिल्कुल मतलब इस पर वो वाली डिबेट्स में हम चले जाएंगे जो मेरा ख्याल है हमारे सस्ते होने की वजह से हमें रोकती तो नहीं है कि हम ना उस पर कॉमेंट करें, लेकिन थोड़ा सा एहतराम सा कर लेते हैं कि क्या आर्ट कम्प्लीटली एक बंदे की मलकियत होती है? क्या मोनालिसा ख़रीद के आग लगाएंगे तो लोग आपको कत्ल करने नहीं पहुँचेंगे? अच्छा, उसमें सवाल फिर वही वाला होता है, अगेन हम बहस नहीं कर रहे, उसमें हम नहीं जा रहे। हाँ, लेकिन वो अमूमन आर्ट खरीदने जो है, मतलब वो एक तो वही पेट्रनेज वाला मामला है, ठीक है, वो तो हम उसके बड़े सपोर्टर हैं। हाँ, कि एक अमीर मतलब या साहिब इस्तात शख्स है और आर्टिस्ट के लिए वो आर्टिस्ट को कह रहे हैं कि तुमने ये नहीं सोचना कि तुम खाओगे कैसे, तुम बस करो आर्ट प्रोड्यूस, ठीक है, ये एक है चीज़। और दूसरी चीज़ है कि ये जो तुम्हारा आर्ट पीस है ना, ये आज से मेरा है, ठीक है, अब तुम्हारी भी एक्सेस नहीं है इस तक, ठीक है। अच्छा चले, म्यूज़िक की केस में तो ये होता है कि जितना वाइडर वो फैलता है उतना म्यूजिशियन के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है कि अच्छा वो फलानी जगह जाके परफॉर्म कर लेगा, वो किसी और तरह से पैसे कमा लेगा, वो नंबर ऑफ लिसनर्स से पैसे कमा लेगा। अच्छा, पेंटिंग की जिस तरह से हम बात करते हैं तो वो चले उसमें भी ये तो होता है कि अच्छा जी शाहरुख खान ने आपकी पेंटिंग खरीद ली है, तो अब उससे हुआ ये है कि जो आप अगली पेंटिंग बनाएंगे उसकी बेस प्राइस ही बहुत ऊपर चली जाएगी। बट वो जो शाहरुख खान ने पेंटिंग आपकी खरीद ली है, वो अब एक तो ये कि आम पब्लिक कभी नहीं देख सकती कि आपने क्या बनाया था, वो आप भी नहीं देख सकते कि आपने क्या बनाया था। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब नॉट इन केस ऑफ शाहरुख खान बट अदरवाइज बहुत सारे कलेक्टर्स ऐसे हैं जो कि
अपने घर पे भी नहीं लगाते अपनी पेंटिंग, एग्जिबिट ही नहीं करते, एग्जिबिट ही नहीं करते। वो तो कहीं पनामा आइलैंड्स में पड़ी होती है टैक्स बचाने के लिए। और उसको भी छोड़ें कि मतलब वही बात है कि टैक्स ना भी आप बचा रहे हो, आप एक गैलरी में गए, आपने जी भर के एक आर्ट पीस को देखा और आप पे एक कल्बी वारदात बीती, अब आप उस आर्ट पीस को उठा के घर ले आए हो, हर दफा देखने पे आप पे वो कल्बी वारदात बीतेगी? क्या आप रोज वक्त निकाल भी सकोगे कि उसको आपको वही आंसू वही निकलेगा? हाँ, जो पहली दफा निकला था। रोज आप वक्त भी निकाल सकोगे कि आप उसको जी भर के देख सको? ये जो आर्ट को ओन करना है ना, ये तो बेसिकली अपने महल्लेदारों या जानने वालों या दोस्तों रिश्तेदारों पे एक वो रखना है कि वो ताड़े पराध है। नहीं, वो तो बाय डेफिनेशन बनता है ना। हाँ, यानी आर्ट के केस में तो मैं अब हम थोड़े से जरा डाइग्रेस कर गए, लेकिन आर्ट के केस में तो आपको फॉर एग्जांपल मोने की पिक्चर पसंद है, आप उसका प्रिंट लेके उस तरह लगा लें, अनलेस आप कोई खुद उस कैलिबर के हैं कि आप कहें नहीं अब इस कागज़ के ऊपर वो जो ग्रेन के ऊपर ना वो शाइन नहीं आ रही कि अब आर्ट पीस मुझसे बोल नहीं रहा मुझसे, आपको तो वही फील आनी है जो असल के आगे। और उसके बगैर अगर आप सेम फ्रेम लगा लें और अगर कोई आपको बताए ना तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं आपको पता चलेगा। तो हम ओनरशिप तो एट द एंड ऑफ द डे ब्रैगिंग या कलेक्शन का अगर कोई और जिसे हम शायद मैं इतना रिलेट नहीं कर पाता, हो सकता है देयर इज अ लाइक समथिंग अदर देन ब्रैगिंग इन कलेक्टिंग आइटम्स, बट वो एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ है उस आर्ट को कंज्यूम करने से। सो मेरा उसमें वही है कि अगर एक शख्स है, मतलब फिर वही बात है कि पूरा गाना जो है, एक तो कोई अगर ख़रीद सकता है साहिब इस्तात तो वो ले ले, लेकिन जो ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, मसलन सादिकैन की अगर आप तस्वीर का सिर्फ 1 इंच ओन करते हैं, ठीक है, एक तो वो इंच काफ़ी है आपको वो पूरी याद दिलाने के लिए, दूसरा ये कि आप सादिकैन पूरा कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसका आर्ट पीस, यू कैन अफोर्ड 1 इंच। सो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सही गलत से तो मेरा मसला ही नहीं है ना, लेना देना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल कि एक तो पॉसिबल है, दूसरा ये वापस आ सकता है ना, मैं भी उम्मीद रखूँ। हाँ, मेरा ख्याल है कि इस जहाँ से आएगा ना वहाँ से आपको काफ़ी बोरिंग लगेगा। जब ये आएगा ये गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा। आई थिंक यूएई भी इस पे कुछ कर रहा है और मतलब वो ये सिटीजन सर्विसेज के लिए इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये हाँ नहीं चला आएगा। आप फिक्र ना करें, आपको मैं क्यों उदास करके जाऊँ आज जाते जाते। तो बिल्कुल ठीक है, ये वाला हम राउंड मिस कर गए, लेकिन अपना टाइम आएगा तो मज़ीद कुछ जिस तरह से जरीर कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें जो मज़ीद डिटेल में जाया जा सकता था, लेकिन ख़ुद ही हमने सोचा कि वक्त की किल्लत हो भी सकती है और शायद आप लोग इतनी डिटेल में ना सुनना चाहते हो। अगर हमारा ख्याल गलत था तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम एक मज़ीद तफसीली। और इसमें एक चीज़ तो ये कि वो मुझे लगता है मैं देख रहा था किसी की लिखा हुआ कि जब तक आप बताएं ना लोग लाइक करते नहीं है, लाइक याद करें और ये शुरू में कहा करें, कमेंट शेयर ये आपने ज़रूर करना है। और अब ये बल्कि ना मैं एक अलहदा से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिससे शुरू में चलेगा, जिसमें होगा कि घंटी का आइकॉन। हाँ, वो शुरू में आपने याद करना है क्योंकि देखते हैं तो साथ ही लाइक कर दें, बाद में ना पसंद आए तो लाइक हटा लें, वो आप वापस ले लें बेशक। हाँ नहीं वो जिस तरह मरहूम कहते हैं ना कि लानत भेज के शेयर करें। हाँ, बिल्कुल सही बात। आपको नहीं पसंद आया आप तब भी लाइक शेयर करें और पेट्रन बने। और आपका देखने का बहुत शुक्रिया। जो भी सवाल हो, कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि सस्ते अफलातून अपने 2 सेंट्स बल्कि नहीं 20, मैंने ये भी सुना है कि हम्बल नहीं होना, हाँ। तो 20 सेंट्स दें तो उसके लिए हम हाजिर हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं।